BC के परपेंडिकुलर है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, DA BC के परपेंडिकुलर। इसी तरह ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो फिर ऑर्थो सेंटर बनेगा। तो इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो ये तो अपना B3 था, आसान सा सवाल था, ऑर्थो सेंटर ये हो गया। अगर मैं दूसरे सवाल पे हूँ अपने B4 पे, तो वो भी बहुत आसान सा है। यूनिट वेक्टर आपको चाहिए, तो ये ऊपर तो हो जाएगा आपका AB क्रॉस AC, और नीचे मॉड ऑफ AB क्रॉस AC ही तो होगा। तो वो सही तो है, अपन ने याद नहीं किया क्या ये AB क्रॉस AC क्या होगा, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A, और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A। और ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 2 डेल्टा, तो इसकी जगह 2 डेल्टा लिख दो, बस आंसर आ जाएगा। एडी वेक्टर होगा ना, ए का पोजीशन वेक्टर एडी लिख दो, एडी कोई दिक्कत नहीं, तो एक ही बात है, एडी वेक्टर लिख दो। इसके बाद आते हैं पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में सेक्शन ए में आओ, पार्ट थर्ड सेक्शन ए। एक बच्चा है, अभी हाल उसने ग्रुप में मैसेज डाला है, क्लास स्टार्टेड है, मैसेज डाला है, क्या किया है इसने, अच्छा पूछ रहा है क्लास स्टार्ट हुई या नहीं। अच्छा, नाम केडी लिख रखा है इसमें, और पूछा है क्लास स्टार्टेड। कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं, ऐसे लोग भी देखो आप, है ना, इसी दुनिया में रहते हैं ये। और मतलब जूम पे चेक नहीं कर रहे हैं, पहले पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि क्लास स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। जब 10-15 मिनट 3 बजे, 10 3 10 3 15 हो गए हैं, 17 हो गए हैं, तो एक बार पहले जूम पे चेक कर लेना। अगर 3:10 के बाद तो कम से कम जूम पे चेक कर लेना चाहिए कि हुई कि नहीं हुई। पहले व्हाट्सएप पे पूछेंगे। कमाल है। चलो, चलो पार्ट थर्ड में पूछो। पार्ट थर्ड में सेक्शन है में कुछ हो तो बोलो। पार्ट थर्ड सेक्शन है। A3 तो क्या है, A3 में क्या है, द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन, अरे एक्चुअली ये एंगल वाला है ना, लाइन का एंगल। अभी अपन ने एक वो कमिंग सून वाला छुड़वा तो रखा है मैंने, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। एक लाइन वाला अपन ने किया था, और उसका कोसाइन वाला कमिंग सून में सेकंड पार्ट मैंने छुड़ा रखा है अभी, है ना। तो वो अभी लाइन में आएगा तो मैं बता दूंगा, लाइन के पैरेलल परपेंडिकुलर होने की कंडीशन वगैरह वहाँ हम देख लेंगे। तो A3 को अभी चाहे तो करे, जिसको आता है वो कर ले, जिसको नहीं आ रहा है वो छोड़ दें, है ना। वो जब अपन पढ़ेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। A3 के बाद एक सवाल पूछा जा रहा है A4। तो सीधा ऐसा है हेक्सागन वाला। A4 की अगर मैं बात करूं तो A4 कोई टफ सवाल नहीं है। A B C D E और F की बात कर रहा है, तो ये AB AC AD AE और AF का सम पूछ रहा है। तो ये AB और ये AC, ठीक है। अच्छा, ये AF है तो ये भी AF ही होगा, अगर ये AF है तो ये भी AF होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि AC और AF का सम, AC और AF का सम ये किसके बराबर होगा, AD के सम के बराबर। इसी तरह आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो EF वाला होगा, ये EF मतलब तुम्हारा, अ, ये जो AB है, ये AB बेसिकली ED हो जाएगा, AB बेसिकली ED हो जाएगा। तो ED मतलब AB समझ सकते हैं हम, तो AB
और ए, ये भी बेसिकली क्या हो जाएगा, एडी। तो टोटल 28 एडी हो जाएगा, 3 एडी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आ जाइए सेक्शन बी में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 के सेक्शन बी में कोई डाउट हो तो बोलना। B3 में क्या है भाई, ये B3 वाला सवाल बनेगा बेटा, डायग्राम बनाओगे तो वो 5 स्टार वाला सवाल है जिसमें अपन ने पी के पोजीशन वेक्टर निकाले थे, वो वाला सवाल बनेगा ये। वो सेक्शन फॉर्मूला लिख के जो पोजीशन वेक्टर निकाले तो वो वाला सवाल बनेगा आई थिंक B3, है ना। और इसके बाद कोई B3 के अलावा, क्या लिख रहे हैं, देखो यार कुछ बच्चे तो कुछ भी पूछते हैं ना, मतलब अब आप सवाल भी नहीं पढ़ोगे ना बेटा, तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। एक्चुअली सेलेक्ट होने के लिए जेई में सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, और जैसा मैं देख रहा हूँ कि शायद कुछ लोग तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं। अर्पण मौर्य है, गगनदीप है। अब जैसे अर्पण मौर्य और गगनदीप, इन दो जनों की मैं बात करूँ तो दो जनों ने मुझसे B9 क्वेश्चन पूछा है। अब या तो आप लोग बेटा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो, अर्पण मौर्य और गगनदीप। देखो बेटा, सेलेक्ट होने के लिए और पेपर सोल्व करने के लिए सबसे मेन काम होता है क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन सोल्व तभी हो पाएगा बेटा जब हम उसको पढ़ के ये देखेंगे कि क्या पूछा है। अगर हम क्वेश्चन पढ़ के ये देखेंगे ही नहीं क्या पूछा है, तो फिर थोड़ा सा उसको सोल्व कर पाना मुश्किल होगा ना। सॉल्यूशन आसान ही तब होगा बेटा जब हम उस सवाल को पढ़ेंगे। बिना पढ़े सोल्व करने की टेक्निक बहुत मुश्किल से आ पाती है। नॉर्मल लोगों को क्वेश्चन पढ़ के ही सोल्व करना होता है ना। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो ये दे रखा है कि 3 वेक्टर आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर वेक्टर है और लेमडा और म्यू निकालना है। दो अननोन है, दो अननोन निकालने के लिए दो रिलेशन चाहिए होते हैं। तो परपेंडिकुलर है तो ए डॉट सी जीरो हो जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा, बी डॉट सी जीरो हो जाएगा, दूसरा रिलेशन आ जाएगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर ऐसे ही होते हैं मेरे ख्याल से। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, दो जनों को जवाब देना, अर्पण मौर्य और गगनदीप। गगनदीप का तो आंसर आ गया यस, और अर्पण मौर्य का आंसर नहीं आया अभी तक। तो बेटा ये तो ऐसे सवाल मत पूछा करो यार। ऑर्थोगोनल है तो बस डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो इसका, सी का दोनों के साथ, ए के साथ और बी के साथ। चलो ठीक है फिर आगे बढ़े। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अभिषेक मीना कह रहा है पार्ट फर्स्ट का A5, पार्ट फर्स्ट के A5 का सॉल्यूशन भेज दिया ना बेटा अभिषेक। पार्ट फर्स्ट के A5 का सॉल्यूशन कल भेज दिया तो था। जीरो एक ग्रुप में उसने भेज दिया था आयुष कुमार ने, और एक में अमन दोनों ने भेज दिए थे बेटा। नहीं समझ आया क्या अभिषेक? देखा ही नहीं होगा तुमने अभी तक। अब वो बच्चा लिख रहा है अभी कुछ समझ में नहीं आया। अभिषेक मेरी बात को गौर से सुनना।
एक बच्चे ने सॉल्यूशन भेजा है और एक बच्चा सॉल्यूशन देखने के बाद भी नहीं समझ पा रहा है, और एक बच्चे ने सॉल्यूशन भेजा है और एक बच्चा सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ पा रहा है, और भाग्य की विडंबना देखो कि दोनों बच्चों को एक साथ जेई का पेपर देना है। तो कैसे कवर होगा बेटा? कवर कैसे करोगे इस डिफरेंस को? हम्म क्यूबॉइड की ये बात कर रहा है। चलो अब नहीं कवर करोगे तो कोई बात नहीं। अब सवाल ये है कि एक पॉइंट आपने 1,2,3 ले लिया, एक पॉइंट आपने 1,2,3 ले लिया, और एक जो इसका साइड का मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन लेना है, जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन लेना है। अब आप ऐसे समझो कि मिड पॉइंट अगर मान लो यहाँ पे आ गया, तो ये 1 2 3 ऐसे समझा जा रहा है कि भाई ये जो 1 2 3 है, मतलब 1 डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे आ गई, 2 डिस्टेंस वाई एक्सिस पे आ गई, और 3 डिस्टेंस जेड एक्सिस पे आ गई, 3 डिस्टेंस जेड एक्सिस पे आ गई। ऑब्वियसली ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 1 है तो ये 1 होगा। लेकिन अगर आपने मिड पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो फिर ये डिस्टेंस टोटल 1 और 1 कितनी हो जाएगी? 2। ये ओरिजिन यहाँ पे ले लिया तो ये डिस्टेंस 1 और 1 कितनी हो जाएगी? 2। अब दो चीजें निकालनी है इस केस में, अलग अलग केस बनाए हैं। एक केस मान लो ये बनाया गया है कि जैसे ये 1 2 3 ले लिया, तो जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे ले लिया, वाई एक्सिस पे मिड पॉइंट ले लिया 0 0 0। तो वाई एक्सिस पे मिड पॉइंट 0 0 ले लिया, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन अब ये डिस्टेंस 2 और 2 4 हो जाएगी। बाकी जेड वाली डिस्टेंस अभी भी कितनी रहेगी? 3 रहेगी। ऐसे तीन अलग अलग केस में मिड पॉइंट ले लेना है, एक एक्स एक्सिस वाले पे, एक वाई एक्सिस वाले पे, और एक जेड एक्सिस वाले पे। अब जैसे मान लो इस केस की बात करें, इस केस में हमें डायगोनल निकालना है, बॉडी डायगोनल निकालना है। तो पहले फेस डायगोनल निकालेंगे और फिर बॉडी डायगोनल निकालेंगे। तो जैसे ये 2 है, ये 3 है, अब बॉडी डायगोनल मान लो ये वाला निकालना है। बॉडी डायगोनल मान लीजिए, एक बाहर वाला फेस, अंदर वाला फेस, ये बॉडी डायगोनल निकालना है। तो ये बॉडी डायगोनल कैसे निकलेगा? पहले ये वाला बॉडी फेस डायगोनल निकाल लो। तो ये 2, ये 3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये आपके पास 2 है, तो ये वाला जो बॉडी डायगोनल होगा ये होगा 4 + 9 + 4। तो कितना हो जाएगा? √17। और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना, मतलब जो 6 फेस है उनके एरिया का सम निकालना है। तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट से 6 फेसेस का एरिया का क्या निकालना है? सम। तो उससे क्या आ जाएगा? आंसर। और ऐसा हमें तीनों केस में करना है, तो इसलिए 3 आंसर उसमें दिए गए। ठीक है अभिषेक? ठीक है सर। चले तो क्लास नोट्स निकालें, फिर क्लास नोट्स पे आ जाते हैं। कहाँ तक पहुंच गए थे हम? एक एसडब्ल्यू का सवाल था, तो उसके तो आई थिंक तीनों पार्ट मैंने कर दी। अच्छा, वो तो मैंने पूरा कर दिया था ना, फिर कौन सा वाला एसडब्ल्यू का सवाल था? वो एक सवाल था जिसके दो पार्ट थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ईओटी का कौन सा सवाल दे दिया भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, याद आ गया, याद आ गया। हम्म वो कोलिनियर वाले रिजल्ट पे एक सवाल था, वो करना था ना। कोलिनियर वाला याद आ गया मुझे, एक सवाल दिया था, कुछ ऐसा सवाल दिया था कि दो ओरिजिन है, पी और क्यू उस पर वेक्टर थे, इनका जो रिजल्टेंट था वो कितना था? आर था। एक लाइन थी, ट्रांसवर्सल थी, जो इन तीनों को किस पे कट कर दी थी? ए पे कट कर दी थी, बी पे कट कर दी थी, और सी पे कट कर दी थी। यही सवाल था। इसको मैं ए वेक्टर ले लेता हूँ, इसको मैं सी वेक्टर ले लेता हूँ, इस पॉइंट पे मैं इसको बी वेक्टर ले लेता हूँ। तो आप ध्यान से समझें कि चूंकि पी और क्यू का रिजल्टेंट जो है वो आर है, पी और क्यू का जो रिजल्टेंट है वो आर है।
अब देखो अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर ले लूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, तो ए वेक्टर में ले लूँ तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेक्टर पी अपॉन मॉड ऑफ पी लिख सकता हूँ, यस और नो बोले। ए वेक्टर को मैं वेक्टर पी अपॉन मॉड पी भी लिख सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर अपॉन ओ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ ए वेक्टर को, यस या नो बोले। अरे हाँ ना, अब तो बोलो भाई। लिख सकता हूँ। तो यहाँ से पी वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, पी वेक्टर आ जाएगा मॉड पी वेक्टर अपॉन ओ ए इंटू ए वेक्टर। तो इस पी वेक्टर की जगह लिख दिया मैंने मॉड पी अपॉन ओ ए इंटू ए वेक्टर। इसी तरह क्यू वेक्टर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मॉड क्यू अपॉन ओ बी इंटू बी वेक्टर, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा बेटा, मॉड आर अपॉन ओ सी इंटू सी वेक्टर। और अच्छे से लिखूं तो ये वही चीज लिखी हुई है, मॉड पी अपॉन ओ ए इंटू ए वेक्टर प्लस मॉड क्यू अपॉन ओ बी इंटू बी वेक्टर प्लस माइनस के मोड आर अपॉन ओ सी इंटू सी वेक्टर। और ये एबीसी कोलिनियर है बेटा, एबीसी क्या है, कोलिनियर। तो अगर ये कोलिनियर है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, जीरो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, जीरो। तो बस अगर ये कोलिनियर है तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये जो वैल्यू हमसे पूछी थी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। क्लियर हो तो डन बोलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे बेटा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया था। चलिए रफ कर दूं ना, हटा दूं ना इसको। चलिए फिर दो क्वेश्चन का पेयर लिखूंगा मैं, दो क्वेश्चन का पेयर है ये, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इसको मिला के एक स्टार में दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता हूँ, इफ a डॉट एक्स इक्वल्स टू है c एंड a क्रॉस x बार इक्वल्स टू है b वेक्टर, देन फाइंड x वेक्टर इन टर्म्स ऑफ a वेक्टर b वेक्टर एंड कांस्टेंट c। और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता हूँ कि इफ p इंटू एक्स वेक्टर प्लस एक्स क्रॉस ए इक्वल्स टू है बी वेक्टर, देन फाइंड वेक्टर एक्स, देन फाइंड वेक्टर एक्स इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड कांस्टेंट पी। ए वेक्टर बी वेक्टर एंड कांस्टेंट पी दोनों सिमिलर टाइप के सवाल हैं, और इन सवालों को कहीं ना कहीं वेक्टर इक्वेशन बोला जाता है। वेक्टर इक्वेशन है ना, वेक्टर इक्वेशन से रिलेटेड सवाल है। वेक्टर इक्वेशन से मतलब क्या होता है कि आपको एक वेरिएबल वेक्टर दे दिया जाता है, जैसे ये x एक वेरिएबल वेक्टर है, ये x एक वेरिएबल वेक्टर है, और उस वेरिएबल वेक्टर को बाकी जो वेक्टर होते हैं कांस्टेंट उनके टर्म्स में पूछ लिया जाता है। आसान सवाल बनाना हो दो रिलेशन दे देते हैं, थोड़ा टफ सवाल बनाना हो कम रिलेशन भी दे देते हैं। अब सोल्व कैसे करते हैं थोड़ा सा उसको समझते हैं। इन सवालों की एक ही थीम होती है, और वो थीम क्या होती है कि सबसे पहले आप ये जो नॉन और अननोन वेक्टर होते हैं, जैसे ये तो आपको गिवन है, ये निकालना है, तो ये जो गिवन वेक्टर होता है इसी के साथ आप दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हो, इसी के साथ आप
दोबारा इसका क्रॉस प्रोडक्ट वापस किसके साथ कर देते हो, ए के साथ। ये मेन काम हमें करना होता है। तो जैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैं वापस ए के साथ करूंगा, यही एक काम करना होता है इस तरह के सवालों में। तो ये आ जाएगा बी क्रॉस है। डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी, या आप चाहें तो इसको ऑर्डर चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस एक्स इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। दोनों तरफ मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। इसको डिफाइन करेंगे तो कितना होगा, ए डॉट एक्स इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू एक्स वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। नजर आ रहा है ये। और थोड़ा सा देखेंगे, ए डॉट एक्स हमें दिया हुआ है सी, तो सी इंटू ए वेक्टर माइनस ए स्क्वायर एक्स वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। तो एक्स वेक्टर की वैल्यू निकल के आ गई ए क्रॉस बी अपॉन सी ए वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए स्क्वायर। ये मेरे पास इसका आंसर है। दोनों सवाल लिखें, पहले वाले का सॉल्यूशन लिखें, दूसरा ट्राई करने की कोशिश करें। तरीका एक ही होता है कि जो इक्वेशन दे रखी है उसका इसी ए वेक्टर के साथ, जिसके साथ पहले से क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता है, उसी के साथ दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन बनती है और ये सोल्व होता है। अब आप इसको लिख के डन बोलेंगे, तब फिर मैं 2 मिनट रुक के क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा। हो गया बेटा, हो गया हो तो डन बोले। क्वेश्चन नंबर 3 आप डन करेंगे, फिर मैं 4 करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। जैसे ये मेरे पास है, तो जैसा मैंने कहा कि हम सोल्व करते वक्त क्या करेंगे, वो इस ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। इधर लिखें इधर लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस एक्स वेक्टर प्लस ये हो जाएगा ए क्रॉस एक्स क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी वेक्टर। है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझें। अब ये ए क्रॉस एक्स वेक्टर है, ठीक है चलो।
प्लस ये कितना हो जाएगा, ए डॉट ए इंटू एक्स वेक्टर माइनस ए डॉट एक्स इंटू ए वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो ए क्रॉस एक्स की वैल्यू तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि ए क्रॉस एक्स की वैल्यू, ये उधर जाएगा तो ए क्रॉस एक्स, तो कहीं ना कहीं पी एक्स बार माइनस बी, ये ए क्रॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये ए स्क्वायर हो गया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है मेरे पास यहाँ पे इस सवाल में। पिछला सवाल जो था वो थोड़ा सा आसान इसलिए था क्योंकि उसमें ए डॉट एक्स की जरूरत थी और ए डॉट एक्स क्वेश्चन में गिवन था। लेकिन यहाँ पे भी जरूरत ए डॉट एक्स की पड़ रही, लेकिन ए डॉट एक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ए डॉट एक्स भी हमें निकालना पड़ेगा। और ए डॉट एक्स हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन तो केवल एक ही है, तो ए डॉट एक्स भी इसी से निकलेगा। तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, इस वन ए का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं वन के साथ, डॉट प्रोडक्ट भी कर देंगे तो पी ए डॉट एक्स प्लस ए डॉट एक्स क्रॉस ए इक्वल्स टू ए डॉट बी। ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये बॉक्स बन रहा है जिसमें से दो वेक्टर क्या है, सेम। तो ए डॉट एक्स की वैल्यू निकल के आ गई बेटा ए डॉट बी अपॉन पी। बस इक्वेशन 2 में ये इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हो गया पी स्क्वायर एक्स वेक्टर माइनस पी बी वेक्टर प्लस ए स्क्वायर एक्स वेक्टर। ये ए डॉट एक्स की वैल्यू हमें डालनी है इसमें, ए डॉट बी अपॉन पी इंटू ए वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी। तो एक्स वेक्टर जो निकल के आया वो आ गया ए डॉट बी अपॉन पी इंटू ए वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अपने पास होता है। अब आप लिख लीजिए, डन बोलेंगे, फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा कैमरा भी सही करता हूँ मैं। पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है बेटा, ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्चुअली सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये पी तो कांस्टेंट है तो पी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर, आप समझे इसको, या वेक्टर ए स्क्वायर समझे, या वेक्टर ए स्क्वायर समझे, या मोड ए स्क्वायर समझे, कुछ भी समझे, वही की बात है। अब आप फटाफट डन बोलेंगे तो मैं इसको लिखूंगा, है ना, क्योंकि अपने को काफी सारे एग्जाम्पल करने हैं, तो थोड़ा जल्दी से डन बोलिए। चलिए नेक्स्ट एक सवाल लिखते हैं। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है।
आपको याद रखना है, बॉक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस सी कितना होता है, टू बॉक्स एबीसी। बॉक्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी कितना होता है, 0। एंड बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए इक्वल्स टू होता है बेटा बॉक्स एबीसी का स्क्वायर। प्लस वाला ट्वाइस बॉक्स एबीसी होता है, माइनस वाला 0 होता है, और प्रोडक्ट वाला बॉक्स एबीसी का स्क्वायर होता है। प्रोडक्ट वाला बॉक्स एबीसी का स्क्वायर होता है। प्रूव करना चाहें इनको, बहुत आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए मैं इसको ले लूं बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, फर्स्ट वाले को, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो कहीं ना कहीं एक तरीका तो मेरे पास ये होगा कि ए प्लस बी, इसको मैं डिफाइन कर दूं, डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी डॉट, ये क्या होगा, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी 0। जब ये डॉट प्रोडक्ट होगा तो देखो पहले तीन टर्म आएगी, ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर आएगा ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर आएगा ए डॉट सी क्रॉस ए, फिर बी के साथ तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब आप देखेंगे जिसमें दो वेक्टर सेम आ रहा है बेटा, उन सब की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0। जिसमें दो वेक्टर सेम आ रहा है उन सब की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0। ये वाला आपका बॉक्स एबीसी बन जाएगा, और वो भी चूंकि साइक्लिक ऑर्डर है तो बॉक्स बीसीए, और बीसीए को अगेन कितना लिख सकते हैं, टू बॉक्स एबीसी। एक तरीका तो यही है हमारे पास कि हम इसको बेसिकली जो डेफिनेशन है उससे क्या करें, डिफाइन करके सिंप्लीफाई करें, है ना, डिफाइन करके सिंप्लीफाई करें। एक तरीका हमारे पास यही है। इसको लिख के डन बोलेंगे, फिर मैं आपको एक और तरीका इसका बताऊंगा। इसको पूरे को लिख के डन बोलेंगे, फिर एक और तरीका मैं इसका बताऊंगा। बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं किया, ये तो डिफाइन किया बॉक्स की डेफिनेशन को, स्प्लिट किया, फिर ये पहले ए के साथ चारों का डॉट प्रोडक्ट, फिर बी के साथ सबका डॉट प्रोडक्ट। कुछ बॉक्स 0 हो गए क्योंकि दो वेक्टर सेम हो रहे हैं, और दो बॉक्स ऐड होकर टू बॉक्स एबीसी हो।
अरे आप बहुत देर लगा रहे हो लिखने में, थोड़ा लिख लो तो डन वन बोल दिया करो ताकि आगे लिखें। मैं इसलिए लिखता हूँ कि भाई तुम लोग लिख लो, डन बोलो तो मैं लिखूँ, है ना। एक दूसरा तरीका और हम ये कर सकते हैं काम में। एक दूसरा तरीका हो सकता है कि हम ये ध्यान रखें कि एक इस तरह का रिजल्ट भी होता है कि ये अल्फा है प्लस बीटा वन, अल्फा वन बीटा वन बी प्लस गामा वन सी है ना। फिर अल्फा टू ए प्लस बीटा टू बी प्लस गामा टू सी है, और अल्फा थ्री ए प्लस बीटा थ्री बी प्लस गामा थ्री सी है। तो ये जो बॉक्स होता है ये होता है अल्फा वन बीटा वन गामा वन, अल्फा टू बीटा टू गामा टू, और अल्फा थ्री बीटा थ्री और गामा थ्री इंटू बॉक्स ए बी। हम ये भी एक रिजल्ट याद रख सकते हैं, और इस फॉर्मूले से भी हम इसको डायरेक्ट स्प्लिट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये चाहिए ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस सी, तो आप समझिए कहीं ना कहीं ए प्लस बी का मतलब 1 1 0, क्योंकि सी का कोफिशिएंट नहीं है तो सी का कोफिशिएंट क्या समझ रहे हैं, 0। बी सी तो 0 1 1, एंड ए सी देन 1 0 1 इनटू कितना हो गया बॉक्स ए बी सी। ये समझ में आता है जो मैंने डिटरमिनेंट में लिखा, एक बार यस और नो बोले। अल्फा वन बीटा वन की जगह 1 1 हो गया, और गामा वन की जगह 0 हो गया। और इस डिटरमिनेंट को अगर हम सोल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है 2 बॉक्स एबीसी। बट इस तरह का रिजल्ट सिर्फ प्लस माइनस के लिए होता है, प्रोडक्ट वगैरह के लिए इस तरह का रिजल्ट नहीं होता है। तो अगर आपको थर्ड पार्ट करना है तो आपको बाय डेफिनेशन ही जाना पड़ेगा। अगर आपको थर्ड पार्ट करना है तो आपको बाय डेफिनेशन ही जाना पड़ेगा, और सेकेंड पार्ट करना है तो आपके पास दोनों तरीके हैं, लेकिन थर्ड पार्ट के लिए आपको बाय डेफिनेशन ही जाना पड़ेगा। थर्ड पार्ट को आप बाय डेफिनेशन कर लेंगे, यस और नो में बताइए मुझे। थर्ड पार्ट को आप बाय डेफिनेशन कर लेंगे, या मैं ही कर दूं थर्ड पार्ट भी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। तो अगर बाय डेफिनेशन इसको जाना चाहेंगे तो ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए। ये हमने याद भी किया था पिछली क्लास में कि ये हो जाएगा बी सी ए इंटू सी वेक्टर माइनस बी सी सी इंटू ए वेक्टर। दो वेक्टर सेम हो गए, ये तो आपका 0 चला गया, और जब ये होगा तो बी सी ए तो कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी। इसको भी आप बॉक्स एबीसी लिख सकते हैं, और ये आपका बॉक्स एबीसी है। फाइनली आपका बॉक्स एबीसी का क्या आ गया, स्क्वायर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इफ एबीसी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट, इफ एबीसी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट mod a1
mod b 2, mod c 3, एंगल बिटवीन ए एंड बी पाई बाई 2, एंगल बिटवीन ए एंड बी पाई बाई 2 है, एंड एंगल बिटवीन ए एंड सी बराबर पाई बाई 3 बराबर एंगल बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच का एंगल भी पाई बाई 3 ही है। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए, और सी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और दूसरा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose sides are a plus b, b plus c and c plus c. Volume of parallelopiped whose sides are a plus b, b plus c and c plus c. हिंट के लिए मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आपको कहीं ना कहीं पहले बॉक्स एबीसी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम कहीं ना कहीं बॉक्स एबीसी का क्या निकालेंगे, स्क्वायर। बॉक्स एबीसी की वैल्यू आई क्या? चलो, बॉक्स एबीसी जैसा हमने पहले भी लिखा था, ये होगा ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर हो गया। ए डॉट बी चूंकि पाई बाई 2 है तो मॉड ए
जीरो हो जाएगा ए डॉट बी, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो आप सीधे भी जीरो लिख सकते हैं। ए डॉट सी, तो ए सी कॉस पाई बाई थ्री हाफ हो जाएगा। सी डॉट ए डॉट बी अगेन जीरो, बी डॉट बी फोर, बी डॉट सी टू थ्री वन बाई टू, सी डॉट ए वन थ्री वन बाई टू, अगेन ये टू थ्री वन बाई टू, अगेन ये नाइन। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो जैसा मेरे पास इंफॉर्मेशन है इसकी वैल्यू 18 आती है, इसकी वैल्यू कितनी आती है 18। अब आप अपने दोनों सवालों को देखें, तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट करना है तो ध्यान से समझिए, ये जो लिखा है ये कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू आपको निकालनी है फर्स्ट पार्ट के लिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ये सी क्रॉस ए का स्क्वायर बन जाएगा। ये समझ में आता है? ए क्रॉस ये ऐसे समझिए, लिखा है पी क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस आर और आर क्रॉस पी। तो पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, तो पी क्यू आर का स्क्वायर बनेगा। और अगेन फिर ये किसका हो जाएगा, तो बॉक्स एबीसी का स्क्वायर 18 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट के लिए। और अगर आप वॉल्यूम की इसकी बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए आएगा, यानी कि टू बॉक्स से भी सी आएगा। 3√2 6√2 इसका फाइनल। अब आप डन बोलेंगे तो मैं रफ करके आगे बढ़ जाऊंगा। हो गया बेटा? चलिए फिफ्थ पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। हेडिंग डाल लीजिए नया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ये जो अपन करते जा रहे हैं सब समझ में तो आ रहा है ना बेटा? एक बार यस और नो में बोलो, ये जो करते जा रहे हैं सब समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। आयुष कुमार लिखा है समझ में तो सब आ रहा है लेकिन खुद से सोल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली क्या है कि आप समझो कि हम ऑनलाइन बैठे हैं, तुम वहां बैठे हो और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ,
तो क्या होता है कि कई बार, अब जैसे मान लीजिए मैं सवाल भी लिखूंगा, फिर तुम लिखोगे, फिर मैं तुम्हें टाइम दूंगा, फिर तुम सोल्व करोगे, फिर मैं सोल्व करूंगा, फिर मैं लिखने के लिए भी टाइम दूंगा। तो अगर सब चीजों में प्रॉपर प्रॉपर टाइम देंगे तो फिर 4-5 सवाल से ज्यादा नहीं होंगे। ऑफलाइन में थोड़ी सी स्पीड तेज होती है, ऑनलाइन में स्पीड थोड़ी सी कम होती है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन में बैलेंस बना रहे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहे, सब कुछ सेम रहे, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत चीजों को तो कम करना पड़ेगा। मतलब या तो हम क्वेश्चन करने का टाइम थोड़ा सा कम दें, या तुम्हें लिखने का टाइम थोड़ा सा कम दें, कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा। और अगर इन सब में पूरा टाइम देंगे तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करें, है ना। तो कहीं ना कहीं तो हमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे समझ के चलिए गणित को सीधा सा, कि जितना मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ उतना ही मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, है ना। सेम है अपने जितना हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे अगर आज की मैं बात करूं, तो आज मैं ऑफलाइन में LILD पूरा कर चुका हूँ, और LILD जो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक को लिखवाने के बाद इसके मैं 1 2 3 4 और 5 सवाल करा चुका हूँ आज, जो मैं ऑफलाइन में खत्म करके आया हूँ। अब थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं 5 सवाल करवा के आ चुका हूँ, और जैसा कि मुझे टाइम दिख रहा है, मैं थ्योरी पढ़ा पाऊंगा इसकी और एक आध सवाल करा पाऊंगा। तो अगर थ्योरी पढ़ा के एक आध सवाल कराऊंगा तो भी करीबन 3 से 4 सवाल अपन पीछे रहेंगे, है ना। तो क्या है कि और फिर कल वीकेंड है, और कल वीकेंड है तो मैं कोशिश ये रखूंगा कि कल जितना सुबह ऑफलाइन में पढ़ा के आऊं, उतना ही शाम तक ऑनलाइन वालों का भी करा दूं, है ना। तो थोड़ा बहुत तो चीजें मैनेज करनी पड़ती है। चलो खैर, अब आगे बढ़ते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स पे हम आ जाते हैं, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, तो इसमें लिखिए कि इफ A1 A2 A3 up to n are n vectors and lambda 1 lambda 2 up to lambda n are n scalars, then lambda 1 A1 plus lambda 2 A2 plus lambda 3 A3 plus lambda n is called linear combination of vectors. लीनियर कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है कि कुछ वेक्टर्स हैं, उनको कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दें, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे कहीं अगर हम पिछली क्लास के थोड़े से उस पे जाएं, तो जैसे एक जगह मैंने लिखा था R इक्वल्स टू XA प्लस YB, तो ये मैंने कहीं ना कहीं R को A और B के क्या लिखा था, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा था। यही चीज लीनियर कॉम्बिनेशन होती है ना। या एक सवाल में मैंने ऐसे लिखा था 3A माइनस 2B प्लस 5C माइनस 6D, तो ये कहीं ना कहीं मैंने ABCD का क्या लिखा था, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैं याद हो तो जब मैं ये प्रूव करवा रहा था, तो मेरे मुंह से निकली भी थी एक बार, ये लीनियर कॉम्बिनेशन वर्ड टाइप का कुछ निकला होगा। तो ये दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। तो इस तरह का लिखा हुआ एक रिलेशन, इस तरह का लिखा हुआ एक रिलेशन ही क्या बोला जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम ये लिख रहे हैं कि वेक्टर्स A1 A2, वेक्टर्स A1 A2 up to n are called linearly independent, are called linearly independent vectors if lambda 1 A1 plus lambda 2 A2 up to lambda n equals to होगा 0 when all lambda 1 lambda 2 up to lambda n are 0। कुछ वेक्टर्स का सेट, थोड़ा सा साइड का नहीं दिखा है, दिखेगा।
vectors a1 a2 up to an are called linearly independent vectors if lambda 1 a1 lambda 2 a2 up to lambda n n बराबर 0 होगा when all lambda 1 lambda 2 up to lambda n are 0। अगर कुछ वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन तब 0 हो जब सारे के सारे स्केलर 0 हो, तो हम कह देंगे कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ये कब 0 हो रहा है, जब सारे 0 हो, मतलब आपस में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सम 0 तभी आएगा जब सारे 0 हो। देन इन दिस केस वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसी तरह वेक्टर्स a1 a2 up to an are called linearly dependent vectors if lambda 1 a1 plus lambda 2 a2 plus lambda n equals to होगा 0 when at least one of lambda 1 lambda 2 up to lambda n are at least one of them are non-zero। कम से कम एक क्या होगा, नॉन जीरो का। थोड़ा सा लिखें तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन तब 0 है जब सारे 0 हैं तो इंडिपेंडेंट, और अगर एटलीस्ट वन स्केलर नॉन जीरो निकल गया तब सम कब 0 है, लीनियर कॉम्बिनेशन कब 0 है, जब एटलीस्ट वन क्या है, नॉन जीरो, तो फिर हम बोलेंगे दैट इज डिपेंडेंट वेक्टर। यहाँ तक आप लिखें, इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे, तो पहले यहाँ तक लिखें, फिर मैं ऊपर का रफ करके इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। अब जैसा कि हम यहाँ पे कह रहे हैं, कि एटलीस्ट वन क्या है, नॉन जीरो है, तो हमने मान लिया कि लेट लैम्डा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। मान लिया कि लैम्डा 2 नॉन जीरो है, तो अगर लैम्डा 2 नॉन जीरो है तो देखो मैं इस लीनियर कॉम्बिनेशन के सम को ऐसे लिख सकता हूँ, इन सबको मैं दूसरी तरफ ले गया, और अब मैं इस, चूंकि ये a2 नॉन जीरो है लैम्डा 2, तो इस लैम्डा 2 से डिवाइड कर देता हूँ बेटा, इस लैम्डा 2 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई ये लैम्डा 2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो लैम्डा 2 को इधर, बाकी सबको इधर, और फिर मैंने a2 ये कर लिया अपना। अब यहाँ तक लिखो, फिर नीचे में एक लैंग्वेज बोलूंगा वो लिखनी पड़ेगी। यहाँ तक लिखो, फिर मैं नीचे एक लैंग्वेज बोलूंगा जो हमें लिखनी पड़ेगी। हाँ, तो नीचे लिखो इट मीन्स अब ये क्या लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं a2 को मैंने बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, a2 को मैंने बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। ये क्या है, कुछ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, और ये किसके बराबर है, a2। तो यानी कि अगर कुछ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो मैं दो तरीके से इसको बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ कि अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो या तो मैं ऐसे बोल दूं कि लीनियर कॉम्बिनेशन कब जीरो होगा, जब एटलीस्ट वन जीरो, एटलीस्ट वन नॉन जीरो हो, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि अगर कुछ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो कम से कम एक ऐसा वेक्टर होगा, एटलीस्ट वन वेक्टर, जिसको मैं बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्या कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ नीचे लिखूंगा, इसके बाद नीचे लिखो इट मीन्स इफ वेक्टर्स
a1 comma a2 up to an, it means if vector a1 comma a2 up to an are linearly dependent, it means if vectors a1 comma a2 up to an are linearly dependent, then there exists at least one vector, then there exists at least one vector, then there exists at least one vector, then there exists at least one vector which can be expressed, at least one vector which can be expressed as linear combination of other vector, which can be expressed as linear combination of other vector, which can be expressed as linear combination of other vector. कि अगर कुछ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो कम से कम एक ऐसा वेक्टर होगा, मान लीजिए 2 लैम्डा नॉन जीरो आ गए तो 2 ऐसे वेक्टर होंगे, तो एटलीस्ट वन वेक्टर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर, yes or no, linear combination of other vector. ठीक है, अब ये तो मैंने तुम्हें बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बता दी, अब मैं थोड़ी छोटी फॉर्म में इस ज्ञान की बात को लिखता हूँ। तो अब कुछ और स्टाइल लिखेंगे लेकिन अलग कलर के पेन। ये तो मैंने बड़ी ज्ञान की बात बताई थी, थ्योरेटिकल LILD के मीनिंग को समझा था। अब हम अपने काम की बात को लेक्चर में, है ना, तो काम की बात की करें तो लिखो टू वेक्टर्स, अलग कलर के पेन से लिखे हम, A and B are linearly dependent, A equals to lambda B, मतलब कोलिनियर। दो वेक्टर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, उसकी सीधी सी पहचान है, अगर दोनों वेक्टर कोलिनियर है तो वो डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि कोलिनियर का मतलब है A बराबर लैम्डा बी, तो आपने एक को दूसरे की टर्म में लिख दिया और एक को दूसरे की टर्म में लिख दिया तो वेक्टर क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट। थ्री वेक्टर ABC आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो इसका मतलब होगा बॉक्स ABC क्या हो जाएगा, 0, मतलब कोप्लेनर। क्या हो जाएगा, कोप्लेनर। तो दो वेक्टर डिपेंडेंट है या नहीं तो आप कोलिनियरिटी चेक कर लो, तीन वेक्टर डिपेंडेंट है या नहीं आप कोप्लेनर चेक कर लो। अब ये बात समझ में आती है? आपको याद हो तो जो अपन ने पिछले क्लास में 6 नंबर वाला रिजल्ट जो पढ़ा था कि A और B के प्लेन में एक वेक्टर लिखना है R, तो हम लिखते थे XA प्लस YB, यस और नो, वो आप यहां से भी समझ सकते हो। अगर मैं कह रहा हूं कि ये तीन वेक्टर हैं RAB, तो अगर ये तीन वेक्टर एक प्लेन में लाई करेंगे इसका मतलब डिपेंडेंट होंगे। अगर ये डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि अगर ये तीन वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इस एक वेक्टर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, यस और नो। इस एक वेक्टर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो इसे हमने वहां तो न्यूमेरिकली सॉल्व करके समझा था, यहाँ हम इसको LILD की डेफिनेशन से डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि अगर तीन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो किसी भी एक को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगला एक रिजल्ट लिखेंगे, तो दो वेक्टर के लिए कैसे चेक करते हैं वो मैंने लिखा, तीन वेक्टर के लिए कैसे चेक करते हैं वो मैंने लिखा, चार वेक्टर के लिए लिखिए, चार वेक्टर के लिए लिखिए, फोर वेक्टर, 4 and more than 4 वेक्टर्स लिखिए इसमें बेटा, 4 and more than 4 वेक्टर्स, 4 and more than 4 वेक्टर are always linearly dependent, 4 and more than 4 वेक्टर are always linearly dependent, 4 and more than 4 वेक्टर are always linearly dependent। चार और चार से ज्यादा वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 and more than 4 vector are always linearly dependent। दो वेक्टर है आपको चेक करना पड़ेगा, तीन वेक्टर है आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन चार या चार से ज्यादा वेक्टर है
तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ये लिख लिया तुमने, फोर एंड मोर देन फोर वेक्टर आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। अब इसका रीजन लिखो पैराग्राफ चेंज करके, इसका रीजन लिखो पैराग्राफ चेंज करके। हाँ, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो रीजन, इफ ए कोमा बी कोमा सी, वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी कोमा वेक्टर सी। तो पैराग्राफ चेंज करके रीजन लिखो, इफ ए कोमा बी कोमा सी, वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी कोमा वेक्टर सी आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर इन स्पेस, if a comma b comma c three non-zero non-coplanar vector in space। स्पेस प्लेन से बाहर निकल गए अपन, प्लेन से बाहर जैसे ही निकले तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, स्पेस में। तो इफ a comma b comma c आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर इन स्पेस, if ABC are three non-zero non-coplanar vector in space, then any vector in space, then any vector in space can be expressed, then any vector in space can be expressed as linear combination of A, B, C, then any vector in space can be expressed as linear combination of A, B and C, can be expressed as linear combination of A, B and C in a unique way, in a unique way, in a unique way। तो क्या मैंने बोला, मैं दोबारा एक बार पूरी लाइन को बोल रहा हूँ कि इफ ए कोमा बी कोमा सी, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर इन स्पेस, then any vector in space can be expressed as a linear combination of A, B and C vector in a unique way, in a unique way। हम ये कह रहे हैं कि अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो आप स्पेस में कोई सा भी वेक्टर ले लो, उसे उन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर की फॉर्म में। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम जानते हैं कि पूरे वेक्टर 3D में हम वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। तो आई जे के क्या होते हैं, आई जे के तीन ऐसे वेक्टर हैं जो नॉन कोप्लेनर हैं, आई जे के तीन ऐसे वेक्टर हैं जो नॉन कोप्लेनर हैं, और स्पेस में हम हर एक वेक्टर को आई जे के क्या लिखते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैं कोई वेक्टर लिख रहा हूँ 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो इसका मतलब क्या है, मैंने एक वेक्टर को आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो स्पेस में यही हमने कहा है कि चार या चार से ज्यादा वेक्टर हमेशा कोप्लेनर क्यों होंगे, क्योंकि अगर कोई भी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हम स्पेस में ले लें तो चौथे वेक्टर को हमेशा उन तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक यूनिक तरीके से एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आई जे के, तीन नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो वेक्टर हैं और हम हर एक वेक्टर को इन्हीं तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब सवाल करते हैं, एक सवाल बोर्ड पे लिखता हूं, आइडेंटिफाई या चेक वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स आर एल और एल डी। चेक whether the following set of vectors are Li or LD। Check whether the following set of vectors are Li or LD। Check whether the following set of vectors are Li or LD। Check whether the following set of vectors are Li or LD। check
whether the following set of vectors are Li or Ld. अब ध्यान से देखिए, अगर दो वेक्टर को आपको Li देखना है तो दो वेक्टर को देख के बता सकते हैं, तीन वेक्टर को करके बता सकते हैं, और चार वेक्टर के लिए ना देखने की जरूरत है ना करने की जरूरत है। दो वेक्टर के देख के बता सकते हैं, तीन वेक्टर को करके बता सकते हैं, और चार वेक्टर के लिए ना देखने की जरूरत है ना करने की जरूरत है। तो ये दो वेक्टर, हाँ, तो दो वेक्टर को अगर हम देखें तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। दिख रहा है कि ये लैम्डा ए है तो ये लैम्डा ए है, ये कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल के फॉर्म में, इसका मतलब डिपेंडेंट है। ये इसके मल्टीपल के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। इसके लिए हमें डिटरमिनेंट बना के लिखना पड़ेगा बेटा 1 0 0 5 0 0 और 1 1 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 वाली इसका मतलब ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है। और इसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 0 1 2 एंड 2 माइनस 1 1। तो ये कितनी आ रही है, शायद ये नॉन जीरो वाली होगी, इसका मतलब लीनियरली। तो दो वेक्टर के लिए देख के पता लगा सकते हैं, तीन वेक्टर के लिए करके पता लगा सकते हैं। और अगर तीन से ज्यादा वेक्टर हैं तो फिर ना देखना है ना करना है, डायरेक्ट बता देना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाना है, वेक्टर की बात कर रहा हूँ, पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बना सकते हैं ना, तो मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, न कि पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो अब होमवर्क में हम क्या करके आएंगे, एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड में सेक्शन डी, एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड में सेक्शन डी हम करके आएंगे। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड में सेक्शन डी, ये हम होमवर्क सिर्फ फर्स्ट और सेकंड। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड का सेक्शन डी, ये हम होमवर्क में करके आएंगे। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट और सेकंड का सेक्शन डी, है ना। चलो, और मैं वो सवाल लिखता हूँ छोटे छोटे, तो तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, है ना। छोटे छोटे से सवाल तो लिख लो, ताकि 2 एक सवाल पीछे से जाएंगे अपन, 2 सवाल तुम घर पे करके आना, है ना। ये ऐसा करता हूँ मैं, हाँ सेक्शन डी ये भी आता, क्वेश्चन लिखते हैं, इफ वेक्टर ए बी सी सी are linearly independent, if vector A B is linearly independent, है ना, then
वेक्टर a plus 2b plus 3c, comma 4a plus 5b plus 6c, comma 7a plus 8b plus 9c are. If vector ABC are linearly independent, then vectors this and this are A option linearly independent and B option linearly independent and C option coplanar और D option non-coplanar. और एक इक्वेशन हम लिख लेते हैं if ABC are non-coplanar vectors, if ABC are non-coplanar vectors such that ABC are non-coplanar vectors such that x minus 2y plus z into A vector plus 2x minus y plus lambda z into B vector plus x plus y plus z into B vector. This is true for infinite values of x, y, and z. Then find lambda. It's true for infinite values of x, y, and z. Then find lambda. तो सवाल हो जाएंगे करना नहीं तो मैं बता दूंगा. ये LI है तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स LI है ये बताना है. और if ABC are non-coplanar vectors such that x minus 2y plus z A vector 2x minus y plus lambda z B vector and x plus y plus z C vector is true for infinite values of x, y, and z. Then find lambda. शीट में क्या एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में रिलेशन दी है. शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में रिलेशन दी है. है ना. चलो तो नहीं कर रहे हैं है ना. कल करते हैं कैसे एक और बी से. अरे एक और बी से मुझे सवाल पूछ रहे हो. कौन पूछ रहा है ये? क्या नाम है? अभिजीत कुमार. अरे एक क्रॉस की जगह बी और बी क्रॉस की जगह वो सी क्रॉस और एक ही जगह आर वेक्टर डाला है ना. तुम्हें नजर आ रहा है तो सवाल में एक क्रॉस की जगह बी क्रॉस की जगह क्यू और सी क्रॉस की जगह आर वेक्टर ले लेना और देख लेना. समझ में आ जाएगा. अगर क्वेश्चन पूछ आंसर देना. चलिए ठीक है. मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ. कल मिलते हैं फिर.